आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कला के अंदर से जो आपके 20 नंबर के विकल्प आएंगे उसी की तैयारी के लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें से आपके 3 पार्ट बनेंगे जो आपके कला में आएंगे। एक तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण का, और दूसरा आलेखन का, और तीसरा प्राविधिक कला का। और इसमें क्या है कि आपके मैंने कल पिछली वीडियो में आपको पेपर पैटर्न समझाया था कि जो जो खंड आएगा उसमें से आपके 3 पार्ट बनेंगे। 3 पार्ट में से केवल आपको 10 क्वेश्चनों का देने हैं, तो 10 क्वेश्चन के 3 पार्ट बनेंगे, केवल एक का ही आंसर देना है। जो ख पार्ट है उसके सबको कंपलसरी करने हैं 10 क्वेश्चन। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। आज के हमारे जो प्रश्न है वे प्राकृतिक दृश्य चित्रण के लिए है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आपका, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है। जो जल रंग आप भरते हैं, जब चित्रण करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा कागज या सबसे उपयुक्त कागज कौन सा होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। कै व्हाइट्समैन, या ख चिकना, या गे अखबारी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो हम अपना ड्राइंग जो बनाते हैं वो ज़्यादातर हमारा जो पेपर का भी और क्लास में भी जो बनाते हैं वो व्हाइट्समैन के लिए बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कै राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो क्षय वृद्धि होता है, क्षय वृद्धि होती है देखने में जो कमी लगती है। तो इसका जो सिद्धांत है, इसके अनुसार जो दूर की वस्तुएं हैं हमेशा अक्सर हमें जो दूर दिखाई देता है, दूर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें छोटी व धुंधली, कै और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब हम दूर ध्यान से देखते हैं तो चीज़ें हमें छोटी भी दिखाई देती हैं और थोड़ा धुंधली भी दिखाई देती हैं। इसका मतलब हमारा गे ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे क्षय वृद्धि में अगर हम सिद्धांत अगर लगाएंगे क्षय वृद्धि सिद्धांत को, तो दूर की वस्तुएं हमें छोटी और धुंधली दिखाई देंगी, लेकिन जो नज़दीक की वस्तुएं होंगी, निकट की वस्तुएं जो दिखाई देती हैं वो छोटी देती हैं, बड़ी देती हैं, धुंधली देती हैं, या अस्पष्ट देती हैं। तो सीधी सी बात है, जब नज़दीक होगी तो बड़ी दिखाई देगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ख। तो ख ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, नहीं कि हमें बड़ी दिखाई देंगी। भाई, जो चीज़ हम नज़दीक देखेंगे तो बड़ी दिखाई देगी और दूर देखेंगे तो वो थोड़ा सा छोटी और धुंधली दिखाई देगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। आकार के छोटे होने का प्रभाव को कहते हैं। यानी किसी भी आकार की जो छोटा होता है उसके प्रभाव को हम क्या कहते हैं। तो क्या ऑप्शन है इसका, रेखीय वृद्धि, ख रेखीय ह्रास, या ग रेखीय समानता, या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब कोई चीज कोई आकार में छोटे होने होती है तो उसके प्रभाव को कहते हैं हम रेखीय वृद्धि। तो हमारा क ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। जो दूरी का प्रभाव है उसमें रंगों का धुंधला होना, यानी रंग थोड़े धुंधले दिखाई देते हैं, और शीतल होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्या ऑप्शन है इसका, रेखीय क्षय कहलाता है, या ख वातावरणीय क्षय कहलाता है, या ग कोणीय क्षय कहलाता है, या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये प्रभाव पड़ता है वातावरण का, यानी कि वातावरणीय क्षय कहलाता है। तो हमारा क्या ख ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, इसी क्रम में आगे के कुछ और प्रश्न हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज पर ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। अब देखो, जब भी हम कोई दृश्य चित्रण करते हैं तो उसमें हमारा जो समय, जिससे इस दृश्य चित्रण करते समय जो छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना होता है, जो उसकी जो छाया पड़ती है उसका जो प्रकाश का चित्रण करना होता है, तो वो कैसा होता है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है हमारा। कै सीधे पेंसिल से करते हैं, या ख सीधे स्याही से करते हैं, या ग सीधे रंग से करते हैं, या घ सीधे स्केच से करते हैं। तो देखो, जब हम किसी दृश्य का चित्रण करते हैं ना, तो सीधी सीधी सी बात है, हम उसमें कलर करेंगे तो सीधे रंग से करेंगे। जब उसका शैडो अगर बनाएंगे तो हम सीधे रंग से बनाएंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा आकर्षक लगे और अच्छा लगे देखने में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7।
प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ऐसे समझ लो। जब सुबह सुबह हम सो करके उठते हैं, प्रातः काल जब सूर्य निकलता है, तो उस समय कौन से रंग की अधिकता होती है? और जब शाम के समय सूर्य छिपता है, तो उस समय किस रंग की अधिकता होती है? दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई जरूर आ जाता है। तो देखते हैं इनमें से क्या है। तो मैं आपको पहले वैसे ही बता देता हूँ कि प्रातः काल के समय ज़्यादातर जो रंग दिखाई देता है वो पीला दिखाई देता है। जब सुबह सुबह हम सो के उठ के देखते हैं सूर्य निकलता है, तो पीला रंग दिखाई देता है। और जो शाम को छिपता है तो लाल रंग ज़्यादा दिखाई देता है। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो कल आप देख लेना। वैसे तो अभी धुंध चल रही है, कम दिखाई देता है सूर्य, अस्त होता हुआ भी और निकलता हुआ भी। तो चलो खैर उस बात को छोड़ते हैं, चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। कै ऑप्शन सफ़ेद, तो सफ़ेद तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ख नीला, बिल्कुल नीला नहीं दिखाई देगा। लाल, लाल तो शाम को दिखाई देता है। तो घ पीला, इसका मतलब हमारा घ ऑप्शन सही है। तो सुबह के समय जब हम देखते हैं सूर्य निकलता है प्रातःकाल, सुबह जल्दी सवेरा सवेरा, तो सूर्य का जो उसके चारों तरफ जो दिखाई देता है कलर, वो पीला दिखाई देता है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 8। सायकाल के समय, सायकाल मतलब शाम के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? जब देखते हैं जब सूर्य छिपता है, तो उस समय जो किस रंग की अधिकता होती है, ज्यादा रंग कौन सा दिखाई देता है? तो सीधी सी बात है, कै पीला या ख लाल या ग नीला या ग सफेद। तो देखो शाम के समय लाल ज्यादा दिखाई देता है। एक बार फिर से याद कर लेना, सुबह के समय वातावरण में जो रंग होता है वो पीला दिखाई देता है और शाम के समय लाल ज्यादा दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? एक तो सुबह के टाइम आप कैसे रंगों का प्रयोग करेंगे और शाम के समय किन रंगों का प्रयोग करेंगे। थोड़ा बिल्कुल इसी के तरीके, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखते जाना। अगर बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक रोक करके देख लें, लेकिन आपके समझ आना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान जो है वो मिलता रहे। ज़्यादा वो इधर उधर की बातें मुझे समझ नहीं आती कि इधर उधर की बात करते रहे, टाइम पास करते रहे, वीडियो को लंबा करते रहे, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। हम तो बस वही करते हैं जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है कि हिंद गुरु जी पॉइंट, सीधा पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट पाते हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना आपका हो ना हमारा हो, क्योंकि समय बहुत कम है, परीक्षाएं नज़दीक हैं। बस आप जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप ले सको, याद कर सको, इकट्ठा कर सको, वो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो जो प्रातःकाल होता है, सुबह सुबह का जो समय दर्शाते हैं हम अपने चित्र में, तो उसमें चटकीले रंग होते हैं, ख धुंधले रंग होते हैं, या ग भड़कीले या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखो सुबह के समय को दर्शाने के लिए सबसे अच्छे रंग जो होते हैं वो चटकीले होते हैं, चटक रंग जिसे बोलते हैं, जिसमें चमक आती हो बहुत ज्यादा। क्योंकि सुबह जब सूर्य निकलता है तो शाइनिंग बहुत ज्यादा पड़ती है, चमक पड़ती है, तो इसलिए हमें जब सूरज निकलता है तो चमक पड़ती है, चमक पड़ती है तो रंग कौन से चाहिए? हमें चटकीले रंग चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 10 है हमारा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? अब देखो वो सुबह के समय था, यानी कि प्रातःकाल का, और ये सायकाल का नहीं, शाम के समय का। चलते हैं आगे। ऑप्शन है इसका क्या क्या? चटकीले रंग, चटकीले तो सुबह के टाइम देते हैं। ख धुंधले या ग भड़कीले या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब सुबह के समय चटकीले रंग देंगे तो शाम के समय हमें धुंधले रंग देंगे, क्योंकि शाम को धीरे धीरे सब धुंधला होता चला जाता है। तो इसमें धुंधले, समझ में आ गया होगा बच्चों का अच्छी तरीके से। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है हमारा 11। वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को बता दूं, जब कभी आप कहीं खड़े हों बाहर खुले मैदान में, तो कभी आप दूर तक नजर डालना अपनी। तो जब आप दूर तक नजर डालोगे, मान लो आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपने इतनी दूर तक नजर डाली, तो आपको कहीं ना कहीं धरती यानी पृथ्वी और आकाश एक जगह मिले हुए दिखाई देंगे, जहां आपकी नजर लास्ट तक जाएगी। तो जो वो पृथ्वी और आकाश जहां पर एक जगह मिलते हैं, तो उस जगह को क्षैतिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? क्षैतिज कहा जाता है। ध्यान से रखना, इसमें आगे इससे कई क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ ये खड़े हैं और यहाँ खड़ा होने के बाद में आगे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जमीन और आसमान यानी पृथ्वी और आकाश एक जगह जहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे, उस पॉइंट को, उस केंद्र बिंदु को क्षैतिज कहा जाता है।
तो यही आपका प्रश्न है। प्रश्न में क्या है, वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाते हैं। क क्षैतिज कहलाते हैं, या ख निवेज्य कहलाते हैं, या ग द्वितीय कहलाते हैं, या घ इनमें से कोई नहीं। तो क्षैतिज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई बच्चों थोड़ा ध्यान रखो, जब थोड़े से हम अपने फिल्टर हला रहे हैं तो तुम भी अपने फिल्टर हलाया करो, थोड़ा सा मेहनत से पढ़ा करो। ऐसी बात नहीं है, कुछ मेहनत हम कर रहे हैं, कुछ आप लोग भी करते रहा करो। चलते हैं, अब तो सर्दी का मौसम आ गया, तो अपना लीड लगाकर आराम से मोबाइल में देखते रह करो सोते टाइम। पहले अपना वैसा जो थोरिकल टाइप है वो पढ़ा करो, फिर बाद में ये न देख लिया करो सोते टाइम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो सर है, और सर के आगे माथा, माथे के नीचे भौं, भौं के नीचे आंख है हमारी। तो हमारी जो आंखें हैं इन्हें बोलते हैं नेत्र तल, यानी नेत्रों का तल, यानी जहां पे नेत्र लगे हुए हैं, आंखें लगी हुई हैं। तो इससे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? जो इससे ऊपर का स्थान है, यानी आंखों से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ऐसे ही समझ लो, जो नेत्रों से ऊपर का स्थान है उसे तो कहा जाता है आकाश, क्योंकि उससे ऊपर आकाश ही है। सर के ऊपर क्या है? आकाश। तो ऐसे याद रख लो कि सर के ऊपर आकाश है, तो नेत्रों से ऊपर के स्थान को कहते हैं आकाश। और नेत्रों से नीचे के स्थान को क्या कहते हैं? बताओ बताओ। अरे नीचे क्या है? पृथ्वी है भाई। तो नेत्रों से नीचे के स्थान को कहते हैं पृथ्वी, यानी जमीन, धरती, धरती माता। तो चलिए अपना ऑप्शन सही करते हैं। नेत्र से ऊपर के स्थान को कहलाता है क सूर्य, ख चंद्रमा, ग धरती, या घ आकाश। तो देखो नेत्रों से ऊपर के स्थान को कहते हैं आकाश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए मैं बता देता हूं, इसको अच्छे से समझ जाना। यानी कि जो सारी की सारी जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं आंखों से, वो सिमट कर एक जगह हमारी आंखों से एक बार ओझल हो जाती है, यानी गायब हो जाती हैं। तो उसे, उस जगह को या उस चीज को क्या कहते हैं, या क्या कहलाती है? तो क्या ऑप्शन में दृष्टि केंद्र कहलाती है, या ख नेत्र तल कहलाती है, तो ग दृष्टि रेखा कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में से समझा दूं। नेत्र तल तो होता है जहां पर नेत्र लगे हुए हैं, नेत्र का तल, तो ये तो हो नहीं सकता। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा होती है जहां हमने देखना शुरू करा और जहां तक देखा वहां तक एक रेखा बन गई, एक लाइन बन गई कि हम इस दूरी से इस दूरी तक देख रहे हैं, वही होती है दृष्टि रेखा। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दृष्टि केंद्र, दृष्टि केंद्र का मतलब, दृष्टि मतलब देखना या दिख, दिख जहां पर हम देख रहे हैं, केंद्र माने बिंदु या पॉइंट, ठीक है, तो दृष्टि केंद्र, तो उसे कहते हैं हम दृष्टि केंद्र। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कै। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, मैं आप लोगों को उदाहरण देकर के भी बता दूं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो प्रश्न पढ़ते हैं हम। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। क्षैतिज मैंने आपको बताया था, जहां पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलते हो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस केंद्र को क्या बोलते हैं? उस केंद्र को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। यही चीज है। तो क्षैतिज पहले आप अच्छे से समझो कि क्षैतिज है क्या, बार बार कंफ्यूज मत होना। क्षैतिज का मतलब होगा जहां पृथ्वी और आकाश एक जगह दोनों मिलते हो, उस केंद्र को, उस पॉइंट को कहते हैं क्षैतिज। अब क्षैतिज रेखा क्या है, बनती है, अब उस चीज को समझना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। अब देखो ये क्या पूछ रहा है प्रश्न में, पहले उस चीज को समझ लो कि जब हम किसी ऊंची वस्तु पर, मान लो एक यहाँ ऊंची वस्तु है, पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं। मान लो एक ये बिंदु हो गई, ये आपका कोई ऊंची चीज हो गई, इसके ऊपर हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर हम पृथ्वी की तरफ ऐसे देख रहे हैं, उधर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी की तरफ जब हम देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज पर ऊंचे खड़े हैं और ऊंचे से जब लखाएंगे तो नीचे की तरफ लखाएंगे, पृथ्वी की तरफ दिखाई देगा, तो हमेशा क्या होगा उसका, तो ऊपर की तरफ बनेगी या मध्य में बनेगी या नीचे में बनेगी या कहीं नहीं बनती। तो सीधी सी बात है, किसी पॉइंट के ऊपर खड़े होकर जब हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो ये नीचे की तरफ बनेगी, क्षैतिज रेखा जो है वो नीचे की तरफ बन जाएगी, और यही हमारा ऑप्शन सही है। अगर इसे मैं समझाऊं, जब हम ऊपर खड़े नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे बनेगी, लेकिन अगर हम पृथ्वी पर खड़े और ऊपर की तरफ देखें, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ पर, और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो क्या बनेगी, तो ऊपर की तरफ बनेगी। लेकिन अगर ऐसे ही हो जाए,
बैठने के बाद अगर हम खड़े होकर के देख रही हूँ, जमीन पर ही खड़े होकर के देख रही हूँ, तो मध्य में बनेगी। अभी यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हमने देखा कि किस चीज़ के ऊपर बैठकर जब हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो कहाँ बनती है, क्षैतिज रेखा नीचे की तरफ बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है। अब जमीन पर बैठकर, अब यहाँ ही जमीन है, यहाँ पर आप बैठ करके जब देखोगे तो सीधी सी बात है, जब जमीन पर बैठे तो ऊपर की तरफ देखोगे तो कहाँ बनेगी, ऊपर की तरफ, मध्य में, नीचे या कहीं नहीं, तो सीधी सी बात है ऊपर की तरफ बनेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, जब हम जमीन पर खड़े होकर, देखो एक बार जमीन के किसी चीज ऊपर बैठकर, एक बार जमीन पर बैठकर, लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन में आप पूछा, ध्यान से सुनना इन क्वेश्चनों को, इनमें से जरूर आएगा एक। जब हम जमीन पर खड़े होकर, बैठकर नहीं, अब की बार खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है। अरे भाई जब खड़े होकर के देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में बनेगी ना, हमारे सामने बनेगी। तो क्या ऑप्शन, ऊपर की तरफ, ख मध्य में, या ग नीचे में, या इनमें से कोई नहीं, तो सीधी सी बात है मध्य में बनेगी। बस हो गया, यही तो ऑप्शन में है। लगाओ, आगे बढ़ जाओ। प्रश्न नंबर 17, नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या अग्रभूमि के अलावा, मध्य भूमि के अलावा, पृष्ठभूमि के अलावा, या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र तल से ऊपर का जो भाग है, बिल्कुल आंखों के ऊपर, जिसे हम भौं साइड जो बोलते हैं, उसे इसकी भाषा में, जो चित्रकला की भाषा में कहा जाता है पृष्ठभूमि। तो क्या बोलते हैं उसको, पृष्ठभूमि। चलते हैं अगले चैप्टर पर, सॉरी चैप्टर नहीं, अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। और बच्चों को अगर ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं सर, तो बेफिक्र नहीं, आप रोक रोक करके देख लेना वीडियो को, अच्छा लग रहा होगा। बस समझ में आपकी आना चाहिए, किसी भी तरीके से आपकी समझ में आ जाए, बस हमारा मेन मकसद यही है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करावें और आपको बस याद हो जाए किसी तरीके से। एकदम जोश लगा दो पूरा, जितनी ताकत है पूरी लगा दो एक बार और टॉप कर जाओ बस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 18, नेत्र तल से नीचे का भाग। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, और अब आ गया नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है। तो नेत्र तल से जो नीचे का हिस्सा है, आंखों के नीचे का जो हिस्सा है, उसे बोलते हैं अग्रभूमि या मध्य भूमि या पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है यार, ऐसे ही समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जो नेत्र से ऊपर का भाग है उसे तो पृष्ठभूमि कहते हैं, और जो नेत्र से नीचे, नेत्र तल से नीचे का भाग है उसे अग्रभूमि कहते हैं, और जो मध्य का भाग है उसे मध्य भूमि कहते हैं। सिंपल सी बात है यार, फंडा नहीं समझ रहे, ये लो, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नीचे वाले को कहेंगे अग्रभूमि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है हमारा 19, आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। जब हम किसी चित्र को बनाते हैं, प्राकृतिक चित्र जब हम बनाते हैं, तो उसमें हम आकाश भी बनाएंगे, तो आकाश कहाँ बनाएंगे, बादल भी बनाएंगे और पक्षी भी बनाएंगे। तो आदि बनाए जाते हैं, तो कहाँ पर बनाए जाते हैं, उसके अग्रभूमि पर बनाए जाते हैं, या मध्य भूमि पर, या पृष्ठभूमि पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, जो आकाश, बादल और पक्षी हम किसी चित्र में बनाते हैं तो वो अग्रभूमि पर बनाए जाते हैं। हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है हमारा 20, जल रंग होते हैं। सीधी सीधी सी बात है, नॉर्मल से समझना है कि जल रंग कैसे होते हैं। क पारदर्शी होते हैं, ख अपारदर्शी होते हैं, ग आभासी होते हैं, या घ पारभासी होते हैं। तो देखो, जो जल रंग होते हैं, जो पानी वाले जो रंग होते हैं, वो पारदर्शी रहते हैं। अगर उन्हें हम हल्का कर करके किसी चित्र में भरेंगे तो उनके आर पार देखा जा सकता है। तो पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता हो, और अपारदर्शी जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो। तो जल रंग जो होते हैं, ठंडे रंग, वो पारदर्शी होते हैं, जिनके आर पार हम देखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है हमारा 21, पोस्टर कलर होते हैं। तो सीधी सी बात है, क पारदर्शी होते हैं, ख अपारदर्शी होते हैं, या ग आभासी होते हैं, या ग पारभासी होते हैं। तो देखो, जो पोस्टर कलर होते हैं वो आभासी होते हैं, तो ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 22, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। जब तुमने देखा होगा, आकाश को देखते हैं, किसी चित्र में भरते हैं, तो ऊपर की तरफ जो आकाश में जो रंग होता है वो कैसा भरा जाता है, गहरा नीला, ख हल्का नीला, ग सफेद, घ बैंगनी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हल्का नीला होगा या गहरा नीला होगा। तो सीधी सी बात है, जितना ऊपर की तरफ हम आकाश को भरेंगे तो वो गहरा नीला भरा जाता है, और नीचे की तरफ भरेंगे तो थोड़ा हल्का नीला भरा जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गहरा नीला, ऑप्शन नंबर क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है।
तो निकट स्थित जो पेड़ होते हैं, निकट स्थित का मतलब जिसे हम पेड़ को नज़दीकी दर्शावेंगे, किसी घर के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी झोपड़ी के पास, किसी नदी के पास में, तो उनका रंग प्रमुखतः कैसा भरा जाता है? तो कै क्रिम्सन, या ख पर्सियन ब्लू, या सैप ग्रीन, या घ कोबाल्ट ब्लू। तो देखो जो नज़दीकी पेड़ों का जो रंग भरा जाएगा प्रमुखतः वो सैप ग्रीन भरा जाएगा, और यही हमारा ग ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यही हमारा राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है हमारा 24। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है? जहां हम किसी चित्र में पहाड़ी अगर दर्शानी हो तो पीछे की तरफ दर्शाते हैं किसी भी चित्र के अंदर, तो अगर दूर की पहाड़ी दर्शानी हो, एक छोटी पहाड़ी एक बड़ी पहाड़ी है, उससे लास्ट की पहाड़ी, दूर की जो पहाड़ी दर्शानी होती है उसमें कैसा कलर भरा जाता है? तो क्या ऑप्शन कोबाल्ट ब्लू, या ख पर्सियन ब्लू, बिल्कुल नहीं भरा जाएगा, ग सैम्पेन ग्रीन, तो पेड़ों में भरा जाता है, ग अल्ट्रा मैरीन ब्लू। तो देखो कोबाल्ट ब्लू ही भरा जाता है, क्या ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हमारा जो दूर की पहाड़ियों को दर्शाना होता है तो उसमें कोबाल्ट ब्लू भरा जाता है। तो चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बच गए अगले पेज पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, और मेरा मानना यह है कि मैं बिल्कुल अपनी देसी आवाज़, देसी ठाट, देसी काम, देसी लिखाई, बिल्कुल अपना हैंड राइटिंग से ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं, बस बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 25। पोस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है? तो देखो ध्यान से देखना, जो पोस्टल रंग भरे जाते हैं, सबसे पहले हमें किसी भी पोस्टल रंग को चित्रित चित्र में भरने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है, फिर उसके बाद में अग्रभूमि, और फिर मुख्य चित्र भरा जाता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है हमारा इस ऑप्शन में, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुख्य चित्र नहीं, ये नहीं हो सकता, अग्रभूमि बिल्कुल नहीं भरी जाएगी, मुख्य चित्र बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सबसे पहले हम पृष्ठभूमि भरते हैं, उसके बाद अग्रभूमि भरते हैं, और फिर मुख्य चित्र भरते हैं। यही हमारा क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने अच्छे से देखा होगा, सीखा होगा, और एक बार समझ में ना आए तो दो बार देखो। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। पोस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं। जब हम पोस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं तो पहले हम भरते हैं, क्या भरते हैं? क गहरे रंग, ख हल्के रंग, या ग कोई भी भर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बच्चों से बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ कि कौन बच्चा इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेगा, और टाइम देता हूँ मैं 10 सेकंड का। देखते हैं कितने बच्चे लगा पाते हैं इसको। और मैं इसे ऐसा करता हूँ, कुछ बच्चों ने लगा भी लिया होगा, तो चलिए हम इसका ऑप्शन बता देते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हल्के रंग। जब हम किसी भी पोस्टल रंगों को प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम हल्के रंग ही भरते हैं, ना तो गहरे भरेंगे, कोई भी भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हल्के रंग, थोड़े हल्के पानी लगा लगा करके किसी कलर को हल्का करा के पहले उसे भरेंगे, उसके बाद में डार्क करते हैं। तो यही अंतिम प्रश्न था इसका, और इसकी मैंने बताया था आपको कि मैं इसकी 3 वीडियो बनाऊंगा। आपका मैंने आज प्राकृतिक दृश्य चित्रण के बारे में जितने क्वेश्चन बनते थे, किताब से मैंने निचोड़ करके थे निकाले हैं, वो मैंने सब इस वीडियो में डाल दिए हैं। आगे जो दूसरा जो हिस्सा आएगा इसका, दूसरे क्वेश्चनों का, उसको मैं करा दूंगा आप लोगों को आलेखन वाला। आलेखन में जितने भी प्रश्न बनेंगे 25, 30, 50 जितने बनेंगे मैं सारे डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके अंदर से आएगा। और तीसरा प्राविधिक कला और स्मृति चित्रण, जितने भी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे वो सारे के सारे जो 20 नंबर में आपके विकल्प आएंगे, मैं जो निचोड़ करके निकाल के लाऊंगा आपको आपके पेपर में इनके अंदर से ही मिल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल चित्र वहाँ जो दिए होंगे वो बनाने हैं। बस केवल वीडियो वॉच करते रहो और देखते रहो। और लास्ट में बस इतना ही कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और बस अंत में इतना ही कि बच्चे जितनी ताकत आपके अंदर है इन 2 महीनों के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा दो, और बस टॉप करके दिखा दो अपने घर वालों को भी और हमें भी, क्योंकि अगर आप टॉप करोगे तो हम टॉप करेंगे। यहीं बस ऐसी आशा के साथ में आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, और घर वालों को आपके प्रणाम। आप खुश रहें, आपके घर वाले खुश रहें, और अंत में इतना ही, धन्यवाद।